अगर आपकी एज 17 साल से लेकर के 20 साल में है तो आपको तो ये बुक पढ़नी ही चाहिए। अगर आपकी एज 20 साल से 30 साल के बीच में तो फिर तो आपको ये बुक मस्ट पढ़नी चाहिए। उससे ऊपर है तो फिर और ज़्यादा पढ़नी चाहिए। मतलब किसी भी एज में आप हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके प्लीज़ एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ लो। पिछले 2 से 3 सालों में फाइनेंस के जो क्रिएटर्स है, हर कोई कंपाउंडिंग सबका फेवरेट चैप्टर है, फेवरेट वीडियो है, उसी पर चैनल चला रहे हैं। जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या जो स्टॉक में इन्वेस्टर है, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो, वो उस वक्त और ज्यादा खरीदता है। तो लोग सेविंग को एक अलग नजरिए से देखते हैं कि सेविंग सिर्फ इमरजेंसी आ गई तो काम आएगा। आप कैसे देखते हो सेविंग को? अपार्ट फ्रॉम दिस बुक, ये तो आपकी फेवरेट है, मनी के ऊपर कौन कौन सी किताबें जो आपको बहुत पसंद है? अगर आप आज 10,000 में से 1,000 रुपए नहीं बचा पा रहे हो ना, तो आप 1 लाख से भी 10,000 कभी नहीं निकालोगे। करेक्ट। घर रेंट पर लेना चाहिए या घर खरीदना चाहिए, इसमें आपका क्या कहना है? खरीद लो पहले अपना एक। मैं भी ये बोलता हूँ। तो आपने 16 की उम्र में काम करना स्टार्ट किया और अभी आप 21 साल के हो जी। ठीक है, तो आपके माइंड में थॉट आता है कि मेरे को अर्ली रिटायरमेंट होना है। हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमित कुमार और रीड अ बुक्स क्लब के अनदर पॉडकास्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास पर्सन है। ये यूट्यूब जर्नी में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, बट एट द एज ऑफ 21 टुडे ही इज डूइंग ब्रिलियंट जॉब इन यूट्यूब। आप देख लीजिए सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर, आप देख लीजिए, आप किताबों में देख लीजिए, इनके कंटेंट को आप देख लीजिए, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सो दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू। मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे डेफिनेटली नहीं पता था कि यार आप 21 साल के, 16 साल की उम्र में आपने ये जर्नी स्टार्ट की है। जी 16 की एज में। अमेजिंग यार, गुड। तो कैसी रही आपकी जर्नी अब तक? बढ़िया रही, काफ़ी अप्स एंड डाउन देखे हैं, बहुत स्ट्रगलिंग वाली जर्नी रही, पर मज़ा आया। वेरी गुड यार। अगर ये सीधी सादी जर्नी रहती तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो ये मतलब इतना जल्दी आपने कैसे सोचा? मतलब 16 की एज में आपने सोच लिया कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है? 16 की बात कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत तो एक देखा जाए तो 12-13 साल से हो गई थी। ओके। मैंने संदीप सर के वीडियो तभी देख लिए थे। अच्छा, ओके। जब मैंने यूट्यूब से पहले मैंने संदीप सर को देखा है। ओके। क्योंकि हमारे ट्यूशन पर एक टीचर थे, तो वो हर संडे को संदीप सर के सेमिनार प्रोजेक्टर पर लगा करके वो दिखाते थे। तो माइंडसेट उन्होंने वहीं से बना दिया कि भाई कुछ करना है, जल्दी करना है, कुछ करना है। तो कुछ करना थोड़ा जल्दी पकड़ में आ गया। अच्छा, ग्रेट यार। तो मुझे खुद को लगता है कि अब ये सोचिए कि मैंने जब अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की, आई वाज ऑलमोस्ट 35 देन। ठीक है, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि यार अर्लीस्ट एडवांटेज कितना ज़्यादा होता है और आप कितना ज़्यादा अर्लीस्ट होता है ना, यू नो, जितना जल्दी आप कुछ चीज़ें शुरू करते हो, आपको सक्सेस के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। और 16 की एज बोल करके लोगों को चढ़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चाइना के ओलंपिक में 3rd 4th पर 2nd पर ही रैंक करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उनके बच्चों की आप देखोगे 4 साल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो 4 साल से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ मेरा 16 की उम्र में हवा बनाया जा रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई। हाँ, आपको अगर बहुत ऊपर जाना है तो वही तो कहता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरुआत करो, जिस चीज़ में आपको थोड़ा बेस्ट बनना उसमें। अमेजिंग यार, ये राइटली सेड और वेरी वेल सेड। सो आज हम एक खास टॉपिक पे बात करेंगे। हमने डिस्कस भी किया उस किताब के बारे में। किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब प्राइम रीज़न तो डेफिनेटली यही है कि देखिए, आप इस उम्र में आप एक ऐसी स्टेज पर हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अभी डिस्कस हम कर रहे थे, आप पॉडकास्ट चैनल भी स्टार्ट कर रहे हैं जी। ठीक है, और आपकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, अर्निंग पोटेंशियल आपका बहुत ज़्यादा है, आप पैसा भी कमा रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज भी इन प्लेस हैं, और ये किताब आपकी वन ऑफ द फेवरेट किताब है जी। तो इस किताब के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा जो रीडर बुक्स क्लब का सेगमेंट है वो किताबों के ऊपर ज़्यादा है, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को ना इस बुक के अलावा थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी समझ में आए, लोग अपनी लाइफ में फाइनेंसिस को कैसे ले सकते हैं। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बुक? व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस बुक? मैं इस बुक के बारे में देखो ये सोचता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी इस बुक को, तो मुझे लगता है कि काश थोड़ा और पहले पढ़ लेता तो अच्छा रहता। ओके। अगर आपकी एज 17 साल से लेकर के 20 साल में है तो आपको तो ये बुक पढ़नी ही चाहिए। अगर आपकी एज 20 साल से 30 साल के बीच में तो फिर तो आपको ये बुक मस्ट पढ़नी चाहिए। उससे ऊपर है तो फिर और ज़्यादा पढ़नी चाहिए। मतलब किसी भी एज में आप हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके प्लीज़ एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ लो। आप रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं करोगे कि ये बुक मैंने पढ़ी, बल्कि हम दोनों को थैंक्स कहोगे कि आपने अच्छा हुआ इस बुक पर पॉडकास्ट किया और मैंने रिकमेंड की और आपने पढ़ ली। क्योंकि मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी 3-3.5 साल पहले। अच्छा। उसके बाद ये बुक जस्ट मैंने अभी 5-6 महीने पहले ही पढ़ी है। ओके। और मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने पहले इसको क्यों नहीं पढ़ा। पहले मुझे लगा था कि दुनिया की सबसे बेस्ट बुक रिच डैड पुअर डैड है फाइनेंस पर, और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ उस पर ऑलमोस्ट 4 मिलियन व्यूज है उस बुक समरी पर। और मैंने उसमें ये कहा कि सबसे बेस्ट बुक ये है। लेकिन जब मैंने ये पढ़ी और इस पर एक वीडियो बनाया पार्ट 1, तब मैंने बताया कि इसको पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये बुक है नंबर 1। तो क्या बात है, क्या बात। तो आपको ऐसा एहसास क्यों हुआ? मतलब क्या इनपुट, क्या लगा आपको उस किताब के अंदर जो अलग था बहुत? उस किताब के अंदर हर चीज़ मेरे लिए नहीं थी।
हर चीज़ मेरे लिए नई थी। जो दुनिया में लोग बातें कर रहे हैं उससे बिल्कुल कुछ नई चीज़ें अलग अलग थी। कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल बेसिक सिंपल पर अड़े रहने को कहा गया है। क्यों इतनी हड़बड़ी करना, क्यों इतना नॉलेज लेना इधर उधर का, क्यों ये करना वो करना। बिल्कुल सिंपल सटीक सीधी सादी बातें की गई है और Great. बहुत कमाल की बातें जो कि हम आगे थोड़ी डिस्कस करेंगे। Done. और आई होप कि कुछ बातें ऐसी बता पाऊँ जो कि लोग लाइफ में वैल्यूएट करें और उनकी फाइनेंस की जर्नी में उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करें। फैंटास्टिक। तो इस किताब में बहुत सारा इन्वेस्टिंग के बारे में बात किया गया है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी कैसी रही अब तक? कब स्टार्ट किया आपने? मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी आपने स्टार्ट कर दिया, आई एम श्योर। मैंने कर दिया स्टार्ट। हाँ, मेरी हाँ। ऑलमोस्ट 1.5-2 साल होने वाले हैं इन्वेस्टिंग को। वैसे देखा जाए ना तो मैं तो स्टार्ट करने वाला था कोविड के बाद में। ओके। मतलब कोविड के टाइम पर मुझे स्टॉक मार्केट का एस भी पता नहीं था। सच कहूँ तो बहुत डर लगता था मुझे स्टॉक मार्केट के नाम से अच्छा। कि पता नहीं ये क्या होता है, इधर उधर ने रिस्क ने सब बहुत वो था। तो मैंने मतलब डाउनफॉल आकर के चला भी गया और मुझे तो कुछ पता भी नहीं था उस बारे में। ओके। स्कैम 1992 एक वेब सीरीज आई थी। हाँ, हाँ। उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट जागा स्टॉक मार्केट में। तो अपने कुछ यूट्यूबर्स फ्रेंड है काफ़ी अच्छे एस्टेब्लिश, मैंने कि उनसे पूछते हैं, वही अच्छे लोग हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ स्टॉक बताओ अच्छे मेरे को 5-6। तो उन सभी ने ये कहा कि म्यूचुअल फंड में करो। मैंने कहा यार ये स्टॉक में करते हैं, मुझे म्यूचुअल फंड बता रहे हैं और म्यूचुअल फंड का भी कुछ पता तो है नहीं। उम्र भी 18 साल हुई नहीं उस टाइम पर भी। अच्छा, हाँ। 17 में अटके पड़े हैं, तो ये अलग लफड़े पड़ रहे हैं भाई। तो क्या करें। फिर मैंने सोचा, थोड़ा रुक गया मैं 5-7 महीने। फिर एक फ्रेंड ने क्रिप्टो की थोड़ी लत लगा दी। मतलब उसका बना दिया कि इसमें ये हो गया, अगर तू 1 लाख रुपए भी पहले इन्वेस्ट करता तो तेरे पास में 100 करोड़ रुपए होते इसमें अगर 1000 रुपये भी लगा दे और इतना हो गया ये, तो 2 साल बाद तेरे पास 15 करोड़ रुपए होंगे। तो 5-6 महीने फिर मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिए। और उसमें फिर कितना ज़्यादा नहीं, 30-40 हज़ार ऐसा कुछ मैंने लॉस भी उसमें कर लिया। अच्छा। अर्न करने के बाद जो डाउनफॉल आया था आपको पता होगा। हाँ, हाँ, तो मैंने वो कर लिया। तो उस चक्कर में मैंने 1 साल तो बिना मतलब भी अपना वेस्ट कर दिया और मुझे उसका रिग्रेट होता है। क्योंकि 1 साल भले मुझे उस टाइम कम लग रहा होगा, लेकिन जब मेरी कंपाउंडिंग होगी और जब बात 30-40 साल पर पहुंच जाएगी बाद में, तब वहां पर 1 साल हमको बहुत बहुत लगेगा कि वो साल और होता तो आज वेल्थ पता नहीं कहाँ और होती 1 साल और। तो वो मैंने वेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने 2-2.5 साल पहले अपनी इन्वेस्टिंग प्रॉपर स्टार्ट की। ओके। हाँ, मेनली मैंने फिर म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया। म्यूचुअल फंड्स, ओके। फिर थोड़ा स्टॉक पर आया, फिर थोड़ा वो नॉलेज गेन किया, फिर म्यूचुअल फंड स्टॉक दोनों मेरा चल रहा है। अमेजिंग यार, जी। वेरी गुड यार। तो मतलब ये कहें मेरी 19 की एज में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट हो गई प्रॉपर। तो 2-2.5 साल आपको ऑलरेडी हो हाँ, गए हैं बाकी इसको। 17 से की थी, लेकिन वो तो बिल्कुल टाइम पास था क्रिप्टो में, और पैसा गंवा दिया और कुछ नहीं हुआ। अमेजिंग। तो आपने ना यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात की कंपाउंडिंग के बारे में। जी जी, इस किताब में बहुत ज्यादा फोकस गया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर थोड़ा सा आप प्लीज बताइए, व्हाट इज योर इनपुट? देखिए, कंपाउंडिंग जो है ना, हमारे माइंड इसको एक्सेप्ट करने के लिए बना ही नहीं है। हमारा माइंड इस तरह से प्रोग्राम हुआ ही नहीं है। बाहरी रूप से तो कोई भी हमें कह दे कि कंपाउंडिंग बहुत ये चीज़ है, बड़े बड़े नंबर्स दिखा दे, लेकिन अंदर से हमारा दिमाग ऐसा वायर है ही नहीं कि कंपाउंडिंग को अंदर तक समझ पाए। अगर समझ लेता तो इतनी सिंपल सी चीज़ क्या बाकी लोगों को समझ में नहीं आती। देखा जाए तो पता हर किसी को है कंपाउंडिंग के बारे में। हाँ, पिछले 2 से 3 सालों में फाइनेंस के जो क्रिएटर्स है, हर कोई कंपाउंडिंग सबका फेवरेट चैप्टर है, फेवरेट वीडियो है, उसी पर चैनल चला रहे हैं, सबने वीडियो देखे हैं। तो क्या रीज़न है कि 90% लोग फिर भी ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा गंवा रहे हैं, इंट्राडे में गंवा रहे हैं, स्टॉक में उथल पुथल कर रहे हैं, होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीज़न है? हमारे दिमाग उसको एक्सेप्ट करने के लिए बना नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो अंदर तक उस चीज़ को समझ पाते हैं। कंपाउंडिंग मतलब ये है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। ये तो हम आपको फ्री रख रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है आपको। तुम्हारा दिमाग इसको सहन करने के लिए बना ही नहीं हुआ है। और अगर ये समझ में आ जाती तो क्यों एल्बर्ट आइंस्टाइन इसको 8वां जुआ कहते हैं दुनिया का। करेक्ट, हाँ। क्यों कहा गया 8वां जुआ? कुछ सोच कर ही कहा गया होगा ना। तो बहुत खतरनाक चीज़ है ये। हम वारन बफेट को दुनिया का नंबर 1 इन्वेस्टर मानते हैं, राइट? बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल। अब उन्होंने अपनी पूरी जर्नी में कितना रिटर्न पाया है? ईयरली 22% के आसपास। करेक्ट, हाँ। सिर्फ 22% के रिटर्न पर वो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर बने हैं। अब एक और कैरेक्टर है, उन्होंने अपनी पूरी, मतलब बहुत जाने माने वो इन्वेस्टर और ट्रेडर माने जाते हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 66% का एनुअली रिटर्न अर्न किया है। और काफी लंबे टाइम तक, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, 66%। लेकिन फिर भी वारन बफेट की जो वेल्थ है उनसे 100 गुना ज्यादा है। सिर्फ एक रीजन है कि वारन बफेट साहब ने अपनी जो इन्वेस्टिंग है वो 10 साल की उम्र से, 11 साल की उम्र से स्टार्ट की थी। और जिम साइमंस ने जो अपनी जो इन्वेस्टिंग है वो 60 साल की उम्र के बाद स्टार्ट की है। तो फैक्टर कहाँ आया? सारा उम्र का, टाइम का, कंपाउंडिंग का। ये एक ऐसी चीज है जो कि अभी आप इसे फील कर ही नहीं सकते, चाह करके फील नहीं कर सकते। मैं आकर के आपको बताऊं, आप इस बुक को पढ़ लेना, आप सर की वीडियो देख लेना सारी, आप चाह करके उसे फील एकदम नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वो सिर्फ आप पूरा माइंड अपना 25 साल बाद लगा दो, 30 साल बाद लगा दो, अपने आप को सारा वहां इमेजिन करो, तभी आप उसको थोड़ा समझ पाओगे। जो समझ गए ना, उसके बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ आपका टाइम बहुत बच जाएगा उथल पुथल करने से। स्टॉक लिया बेचा, वो सबसे आप दूर हो जाओगे और कंपाउंडिंग पे आप
बिलीव करके उस पर आप टिके रहोगे। जैसे इसमें किताब में भी बहुत सा लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत बात हाँ, की गई है जी जी कि भैया शॉर्ट टर्म, जो आपने शुरू में भी बोला कि कुछ करना ही नहीं है, यू पुट मनी एंड यू वेट टू गेट इट मल्टीप्लाइड। उसको Correct, वेट करते रहो correct. कि वो मल्टीप्लाई होगा और आपको उसके मल्टीपल रिटर्न्स मिलेंगे। अमेजिंग, वेरी गुड, और वेरी ये भी कहा जाता है ना कि वॉरेन बफेट साहब की 99% वेल्थ उनकी 65 साल की उम्र के बाद बात आई हुई बनी। है। हाँ। तो कंपाउंडिंग का रिजल्ट तो उसके बाद दिखा है असली। तो थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत करना बहुत पड़ेगा। करना पड़ेगा। पर यही बहुत करना पड़ेगा, वेट बहुत करना पड़ेगा, जिंदगी का क्या भरोसा, हम्म। ये सोच करके बहुत लोग नहीं आते हैं। हम्म। और ये बोलने वाले लोग की जिंदगी का क्या भरोसा, वो भी 60-70 साल जी जाते हैं। तो फिर तब क्या सोचोगे आप, तब क्या कहने का आपके पास बचेगा? Correct. जिंदगी का भरोसा तो मैं यहाँ से स्टूडियो के बाहर जाऊंगा उसका भी नहीं है, बिल्कुल सही। अगले दिन का भी नहीं है। तो फिर हम किस बेस पे कह सकते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं? तो हम तो नहीं करते हैं ये। करेक्ट है, बिल्कुल सही, एग्री। तो अब जैसे इस किताब में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो आपका फेवरेट चैप्टर इस किताब से कौन सा है? कौन सा पार्ट या सेक्शन? ये मेरे लिए बहुत टफ है सेलेक्ट करना कि इसका फेवरेट चैप्टर कौन सा, क्योंकि हर चैप्टर अपने आप में, मैंने पहला पढ़ा मैंने कि वाह क्या चैप्टर है, दूसरा पढ़ा और ये भी वो उससे बेटर है। तो ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर इसके काफ़ी कमाल के हैं। पर यही है कि विस्मयकारी कंपाउंडिंग, हिंदी में बहुत भयानक वर्ड इसमें लिखा हुआ है। तो ये एक कमाल का चैप्टर है। एक और चैप्टर जो फर्स्ट सेकंड नंबर पर ये आ जाता है कि कोई भी मूर्ख नहीं है। हमें लग सकता है कि कोई मूर्ख होगा, लेकिन वो मूर्ख नहीं होता है। तो वो चैप्टर भी बहुत ही कमाल का क्या है। है उसमें? उसमें ये है कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो कि आपको लगे कि वो मूर्ख है। मान लो मैं चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो मूर्खतापूर्ण नहीं है वो चीज़। ओके। वाली जैसे कि अगर कोई मिडिल क्लास वाला है तो अपनी शादी, मगर वो नॉर्मली अर्न कर रहा है, तो अपनी शादी में 50-60 लाख रुपए करना उसके लिए मूर्खता होगी कि भाई इतने पैसे कौन शादी में लगा, 5-6 लाख में नॉर्मली कर दो बेटर है, उतना ही हमारे पास बजट है। 50-60 लाख 1-2 करोड़ में शादी कर रहे हैं सब बेवकूफ़ लोग हैं। तो लेकिन मुकेश अंबानी के लिए वो चीज़ मूर्खतापूर्ण नहीं है। उनके लिए वो सही है, हमारे लिए ये सही है। तो ना तो वो मूर्ख है ना हम मूर्ख है। हमें लग सकता है कि वो मूर्ख है, लेकिन वो उनके लिए सही है, हम हमारे लिए सही है। तो हर इंसान अपनी सिचुएशन के बेस पर और अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पर वो एक्शन लेता है। भले आपको लग सकता है कि वो गलत ले रहा है, लेकिन उसके हिसाब से वो सही ले रहा है। तो कोई भी मूर्ख नहीं है। Amazing, तो ये चीज़ ना मेरा ये काफ़ी इसने माइंड वो सही किया इस चैप्टर बहुत में। लॉजिकल बात भी, बहुत लॉजिकल बात है। अमेजिंग, गुड। तो एक ना जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जब भी हम फाइनेंसेस की बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर या लक फैक्टर बहुत आता है। बहुत सारे लोग तो यूज़ करते हैं कि जो लोग बहुत अमीर बने उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उनका लक बहुत साथ दिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो आप डू यू ऑल्सो थिंक द सेम वे? लक काम तो करता है, इसको पूरी तरह से नकारना गलत होगा, लेकिन हमेशा लक काम करे ये नहीं हो सकता। एक बार लक ने आपका साथ दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, जरूरी नहीं कि चौथी बार भी दे। तो चौथी बार तो आपको अपना साथ देना ही पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में। और लक की तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका साथ दे या ना दे। आप लकी भी हो सकते हो, अनलकी भी हो सकते हो, लेकिन मेहनत करना, अपने राइट डिसीजन लेना, सही गाइडेंस लेना, ये सब कुछ आपके हाथ में है। और ये सब ले करके शायद लक को कहीं ना कहीं से आप अपने और थोड़ा बहुत मोड़ भी सकते हो। तो लक होता है लेकिन हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर उसे फोकस करने का कोई सेंस है नहीं। अगर वो साथ दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो हम अपनी ओर से अपना जो कर सकते हैं हम, आई थिंक वो हमें करना चाहिए। और मैं जब इस किताब को मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरे को भी एक्चुअली में समझ में आया कि जब फाइनेंस में लक की बात की जाती है वो थोड़ा सा अलग चीज़ है। दैट इज अ डिफरेंट, क्योंकि वो लक आपकी उसमें तब बात आ जाती है कि आपकी टाइमिंग क्या है। ठीक है, आप किस टाइम पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उस वक्त ओवरऑल मार्केट या इकोनॉमी ग्रो कर रही है या डिप पर है, तो वो सारे फैक्टर आ जाते हैं। और कई बार जो लक के से जो कनेक्टेड होता है वो रिस्क वाले फैक्टर्स होते हैं। हाँ। है ना, कि अगर बाई चांस अगर कोई सोशियो इकोनॉमिक अगर सिस्टम चेंज हो रहा है या एनर्जी चेंज हो रही है या लोग चेंज हो रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो वो सब कंट्रोल में है नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने कोई स्टॉक आज ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, आज अच्छा खासा अमाउंट लगा दिया और अगले ही दिन कुछ विश्व में कुछ हुआ और आप वो गिर गया, तो आपका लक यहाँ पर खराब हो गया। लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स पर टिके रहे, आपने सही गाइडेंस के साथ में किया, तो सही गाइडेंस किया है कि भाई कुछ भी हो आप टिके रहो, डाउन आए तो ये अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर फिर आप लक को अपनी तरफ मोड़ रहे हो ना। या तो क्या आज इन्वेस्ट किया मैंने, अच्छी बात है, लेकिन डाउन गया थोड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं और बढ़िया मौका है। लेकिन लोग ना ये उल्टा करते हैं, जब डाउन जाता है हाँ तो बेचते हैं डर की वजह से। हाँ, तो ये एक्चुअली बहुत थॉट प्रोसेस उल्टा नहीं है। और आई थिंक इस बारे में हर कोई बात करता है। और जैसा आपने शुरू में ही बोला था कि कंपाउंडिंग के बारे में आपने बोला, हर कोई जानता है कि कंपाउंडिंग जरूरी है, लेकिन हर कोई छोड़ देता है, कोई इसमें बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है ये वाला फैक्टर भी सेम है। यहाँ पे जब रिस्क की बात आती है, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो सब लोग बेचने पे लग जाते हैं फियर के कारण। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या जो स्टॉक में इन्वेस्टर है, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो, वो उस वक्त और ज्यादा खरीदता है।
है ना। वारेन बफेट साहब ने अपने पूरे जीवन काल में 5 से 6 बार या 7 से 8 बार बड़ी मंदियां देखी है, बड़ा डाउनफॉल देखा है। बस ये है कि आप उसमें टिके रहो और वेट करो। अगर ऐसा मौका है तो अब तो बैठो कि बस वेट ही कर रहा हूँ मैं, कब आए साला डाउनफॉल, कब आए, मैं लगाऊंगा पैसा तगड़ा, अपना पैसा बचा के रखूंगा उस डाउनफॉल के लिए। और डाउनफॉल आता ही आता है हमेशा। छोटा डाउनफॉल आए कोई दिक्कत नहीं, मार्केट जरूरी नहीं कि 50% से ही गिरे हर बार, 8-10%, 15% भी गिरता है तो वो सही अपॉर्चुनिटी है। और 7-8% तो साल में कहीं ना कहीं होता रहता है, थोड़ा हल्का फुल्का। और मुझे लगता है हर 7-8 साल में ऐसा टाइम पीरियड जरूर आता है, जरूर आता है। चाहे वो 7-8 साल नहीं, हर 1-2 साल में हम देखेंगे तो 8-10% तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिकवर करता ही करता है। तो वो तो होता ही है मौका। एब्सोल्युटली। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडेक्स फंड्स? ओके, अगर आप आ रहे हो स्टॉक मार्केट में तो अगर चाहते हो कि इधर उधर पूछने की बजाय तो तुरंत उसमें लगा दो फिर इंडेक्स फंड में। सेफेस्ट लगता है आपको? सेफेस्ट है ना, सेफेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे लोग भी जैसे जब मैं व्हेन आई वाज स्टडीइंग अबाउट द मनी, तो मुझे जितने भी किताबें हैं जो फॉरेन ऑथर्स ने लिखी हैं, पुरानी किताबें, चाहे वो बेंजामिन ग्राहम की इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो, हर कोई, चाहे ये किताब हो, साइकोलॉजी ऑफ मनी हो, हर कोई ये इंडेक्स फंड के बारे में ही बात कर रहा है। करेक्ट। और पिछले ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, पिछले 10 साल में ऑन एन एवरेज 14 से 15% का रिटर्न दिया इंडेक्स फंड ने, और सबसे सेफेस्ट है। म्यूचुअल फंड से भी रिस्क कम होता है उसमें, और उसमें एग्जिट लोड भी बहुत कम होता है। तुम्हारा बहुत पैसा बचता है लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो। छोटे मोटे अमाउंट में पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आपके 40-50 करोड़ हो जाएंगे तो थोड़ा दुख होगा देने में कि बताओ 1.5-2 करोड़ तो इसको ही देना है। ग्रेट। तो एक चीज़ यहाँ पर हम बात करते हैं, ये किताब आई थिंक बहुत सही से पिकअप की हम लोगों ने, क्योंकि ना ये इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। जैसे एक चैप्टर बहुत अच्छे से जिसमें डिस्कस किया गया है सेविंग के बारे में। हाँ, ठीक है। तो लोग सेविंग को एक अलग नजरिए से देखते हैं कि सेविंग सिर्फ इमरजेंसी आ गई तो काम आएगा। आप कैसे देखते हो सेविंग को? लोग नजरिया आपने जो कहा सही भी एक तरह से कि इमरजेंसी के रूप में भी सेविंग को देखना चाहिए, लेकिन क्या कह सकते हैं उसे, खुद को थोड़ा स्टेबल कंफर्टेबल फील कराने के लिए सेविंग का होना बहुत ज़रूरी है। आप भले अच्छा अर्न कर रहे हो, लेकिन अगर आपके उसमें सेविंग नहीं है तो डर आपके अंदर हमेशा रहेगा ही रहेगा। अगर आपको बैकअप में है कि चलो अच्छा खासा अमाउंट पड़ा है मेरे पास, तो आप थोड़ा सेफ सिक्योर फील करोगे, अच्छे से काम पे फोकस भी कर पाओगे। तो वरना आप महीने के लाखों कमाए, करोड़ों कमा रहे हो, बच कुछ भी नहीं रहा है, तो डर तो रहेगा आपके माइंड में कि अगर ये काम खत्म हो गया तो बचा तो कुछ नहीं। दुनिया की नजरों में तो लाखों करोड़ों कमा रहा हूँ मैं, लेकिन एट द एंड में कुछ बचा तो है ही नहीं मेरे पास में। जैसे इस बुक के स्टार्टिंग में कहानी है 2 लोगों की, एक रिचर्ड फुस्कोन की कहानी यहाँ पर बताई जाती है, रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फुस्कोन। रोनाल्ड रीड ना झाड़ू पोछे का काम करते थे। इतने सिंपल इंसान थे कि हम यहाँ इस रूम में बैठा कोई इंसान हो ही नहीं सकता है, इतने सिंपल थे। लेकिन मरने के बाद में उन्होंने अपने बच्चों के लिए $40 मिलियन छोड़े थे। इतना बड़ा अमाउंट, पूरी दुनिया देख करके शॉक्ड हो गई कि ये इस इंसान के पास में इतना पैसा कहाँ से आया। तो उसने अपनी लाइफ बहुत सिंपल रखी, बहुत कम खर्चे किए और इन्वेस्टिंग उसने की और कंपाउंडिंग का वेट करके उसने अच्छा खासा पूंजी जमा कर ली। इसके जस्ट अपोजिट एक इंसान है रिचर्ड फुस्कोन। रिचर्ड फुस्कोन के पास में वो सब कुछ था जो कि रोनाल्ड रीड के पास में नहीं था। वो अच्छे परिवार से भी था, उसने अपने दम पे अच्छी वेल्थ भी बिल्ड करी। 40 साल की उम्र में वो रिटायर भी हो गया। 40 साल की उम्र में उसके बाद में उसने 18,000 स्क्वायर फीट का घर खरीदा लोन लेकर के, जहाँ पर ना जाने कितने गैराज थे, ना जाने कितने रूम से, स्विमिंग पूल और ये वो बहुत कुछ थे। उसके बाद में आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। 2008 की मंदी में वो भी डूब गया पूरी तरह से और फाइनली उसे बैंकरप्ट भी घोषित कर दिया गया। मरने के वक्त उसके पास में कुछ भी नहीं बचा था, इनफैक्ट वो कर्जे में डूबा। तो एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं था और एक इंसान जिसका सब कुछ था, फिर भी बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो आई थिंक ये फाइनेंशियल डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका फाइनेंशियल एजुकेशन पर आपका क्या कहना है? मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब पैसों के बारे में जानना कितना इंपॉर्टेंट है? जानना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है कि मेरे को एक्सपर्ट बनना है, लेकिन ये सब भाई पैसा तो हर कोई यूज कर रहा है ना, हर किसी के लिए बेसिक नीड होनी चाहिए पैसे के बारे में जानना। है ना? करेक्ट। अगर आपने ये नहीं जाना कि पैसों को कैसे सही से यूज करना है, तो गलत तरीके से कैसे यूज करना है आपको ऑटोमेटिकली पता है। राइट। हाँ, तो आपको ये जानना ही पड़ेगा कि पैसों का कैसे सही से यूज करना है। मैंने जब पैसा कमाया तो अगर मेरे पास में पैसा आता तो मैं पूरा उड़ा देता। अब वो अच्छा है कि मैं 18 साल से नीचे था, तो यूट्यूब अलो नहीं करता है कि आप 18 से नीचे हो तो आप अपने अकाउंट में पैसे ले सकते हो। तो फिर मेरी जो इनकम है वो पापा के अकाउंट में जाती थी और वहां से मैं 1 रुपया भी नहीं लेता था। तो मेरा जो पैसा था वो मेरे हाथ में आया ही नहीं, तो वो बच गया। वरना स्टार्टिंग में हर कोई इंसान उस चुल मस्ती की, पैसा है इसको खर्च कैसे करें, इसको उड़ाए कैसे लगाएं कहाँ पर वगैरह वगैरह, तो हड़बड़ाहट में कहीं ना कहीं वो निकल जाता सारा पैसा। तो मेरे केस में वो सही चीज़ हुई है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे ये बुक पढ़ें,
किसी इन्फ्लुएंसर के अच्छे वीडियो देखें, लेकिन इसका आपको नॉलेज होना ही चाहिए पैसों को मैनेज करने का। हम्म, और इसमें जितना हो सके ना उतना सिंपल रहें। हम्म, अगर सिर्फ सिंपल रहें तो यही कि आप खर्चे कम करो, भले कितना ही कमा लो लेकिन खर्चे कम ही रखो आप हमेशा, बस। और कुछ मत करो, सारी चीज ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगी। पैसा बचा करके रखो और खर्चे कम करो, बस, दैट्स इट। तो आप मटेरियलिस्टिक पर्सन है या फिर आप ऐसे चीजों में खर्च करते हैं? जैसे कुछ लोगों का होता है कि थोड़े से पैसे आए और कुछ खरीद दिया फटाफट से। आर यू लाइक दैट? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ऐसे नहीं आप? नहीं तो आप मटेरियलिस्टिक नहीं हो, मतलब नहीं, वो बहुत कम हूँ पर इतना नहीं। इतने नहीं हो, हाँ, ऑब्सेस्ड नहीं हो? नहीं। क्योंकि मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं आज के टाइम में, जिसकी वजह से लोग लोन में, डेट्स में दबे रहते हैं, दबे रहते हैं। मेरे वो- कई सारे फ्रेंड्स हैं, करोड़ों कमाए उन्होंने और उसके बाद भी वो कर्जे में डूबे हैं। कर्जे में डूब जाते हैं क्योंकि वो उनकी ना स्पेंडिंग हैबिट इतनी ज्यादा खराब है। बहुत बुरी है। हम्म, बहुत उनको आए हैं कि अगर इस महीने 5 लाख आए हैं तो किसी भी हालत में 5 लाख उड़ाने ही है। नहीं उड़ाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरी जिंदगी में भाई साहब। कुछ कुछ मैंने देखे उनकी जिंदगी, और मतलब एक बताता हूँ लाइव एग्जांपल। एक फ्रेंड जो काफी टाइम से अर्न नहीं कर रहा था थोड़ा, लेकिन एकदम से उसको अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। एक डील मिल गई कि भाई ये डील है और इससे तेरे को 7 से 8 लाख रुपए आने वाले हैं। पैसे आने वाले 2 महीने बाद, आए भी नहीं है, उसने लोन पर कार्ड उठा ली फ्यूचर में आने वाले पैसे के दम पे। ऐसा भी एग्जांपल लाइव है, ये बहुत होता है लाइव एक्चुअली। हाँ। एक फ्रेंड है जो कि मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ, 9 महीने बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने 1.5-2 साल में अच्छा कमाया भी सही। उसके बाद मेरे का फोन आया, भाई गाड़ी कौन सी तेरे पास में वगैरह, ये कौन सा है वो कौन सा है। मैंने कि ना मेरे पास आईफोन है, ना मैंने अभी तक गाड़ी ली है, कुछ भी नहीं। तो वो मेरे को बहुत गलत नजर से देख रहा कि तो मूर्ख है, ये पागल है, कैसा है, कुछ पता नहीं है, कुछ जीना नहीं आता, लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह, ऐसे सोच रहा। मैं अपनी जगह बहुत सही हूँ। शायद उसको लग सकता है मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुझे लग सकता है कि वो मूर्ख है, शायद उसके हिसाब से वो सही हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो मूर्ख है। जो हम फर्स्ट चैप्टर में फिर से आ जाते हैं कि कोई भी मूर्ख नहीं है। लिए हमने कार, ऐसी बात नहीं कहा, लेकिन बहुत बाद में ली हमने, हमारे बजट के अकॉर्डिंग लिए। ये सही है। मतलब बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो हमेशा ये बोलते हैं कि आप पहले लग्जरी होना कोई गलत बात नहीं है, बट लग्जरी से पहले क्या आपने अपनी लाइफ के लिए सिक्योरिटी क्रिएट की है? आपने वेल्थ क्रिएशन पर फोकस किया? क्या आपने अपना इमरजेंसी फंड बनाया? क्या आपने पैसिव इनकम जनरेट की? अगर ये सब नहीं किया तो लग्जरी पर पैसे खर्च ना करें। जब ये सब कुछ कर रहे हैं तब करना है तो आप कर लो। करेक्ट, पहले नीड पर फोकस करो, आपकी नीड क्या है, फिर सेव करो, उसके बाद में आप खर्चे करो। एग्जैक्टली, करेक्ट, वेरी वेल सेड। और इन्वेस्टिंग में भी एक चीज मेरे को माइंड में आ रही है अभी। आपने पहले क्वेश्चन किया था कि क्यों लोग नहीं कर पाते होल्ड वगैरह, ये भी एक होता है ना रीजन। तो कई बार मैं ये देखता हूँ कि लोग ना लालच में आकर के कि पहले तो कंपाउंडिंग की वीडियो देखते हैं, फिर देखते हैं कि इतने साल बाद अगर इतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं आज से अपन, तो इतने साल बाद इतना हो जाएगा, तो अगर इस अमाउंट को थोड़ा और मैं बढ़ा देता हूँ तो ये और कितना हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में वो लालच में आकर के थोड़ा ज्यादा अमाउंट लगा देते हैं जितना उनको लगाना चाहिए उससे। अब कायदे से ये कहा जाता है कि आप उतना पैसा लगाओ स्टॉक मार्केट में जितना आप भूलने की ताकत रखते हो, जितने आपको फर्क ना पड़े। लोग उससे ज्यादा लगाते हैं, ज्यादा लगा देते हैं, फिर उनके पास खुद के पास पैसों की थोड़ी कमी होती है तो देखते हैं कि नहीं अपना फंड तो बढ़ा है ना, वो यूज करने का नहीं है, वो समझे उस बात को, तो लोग उसको निकाल लेते हैं अपने यूज के लिए फिर से, और वहां पर उस चीज को बिगाड़ देते हैं, कंपाउंडिंग को। तो ये भी आप लगाओ पैसा तो कम लगाओ, इतना लगाओ कि आप निकाल लो ही ना किसी भी हालत में, उसको फर्क ही ना पड़े आपको, तो कम लगाओ, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म टिकने दो थोड़ा। मैं अभी कुछ दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था संजय कौशिक जी के साथ, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि यार आप ना ज्यादा कमाने से ज्यादा फोकस करो ज्यादा देर तक कमाने के। ज्यादा देर तक कमाने, बहुत सही बात। ड्यूरेशन आप बढ़ाते रहो, जितना बढ़ा सकते हो, आपकी कंपाउंडिंग होगी और आपको इतना पैसा मिलेगा ना, आप यकीन ही नहीं कर पाओगे। तो आपके यहाँ पर एक वर्ड है जैसे कि जिसको बोलते हैं वेल्थ और एक बोलते हैं रिच। इसमें प्राइम डिफरेंस क्या है फिर? वेल्थ वो चीज है, संपत्ति वो चीज है जो कि आपने खर्च नहीं की है, वो नहीं जो लोगों को दिखता है। वाह, हाँ, क्या बात। शायद लोग हमको देख कर कह सकते हैं कि अरे वाह पॉडकास्ट में बैठे हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, तगड़े दिख रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, गाड़ियां फोन वगैरह, वो चीज आपको दिख रही है। जो दिखता है वो वेल्थ नहीं है। जो नहीं दिख रहा है, हमारे उसमें सेव क्या है, जो हमने खर्च नहीं किए, वो असली संपत्ति है। और हो सकता है कि हम भिखारी जैसा दिख रहे हैं, कोई इंसान रोड पर चल रहा हो भिखारी जैसा दिख रहा है, बिल्कुल गरीब, सीधा सादा सिंपल, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी लाइफस्टाइल है, वो हमें दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि वेल्थ छिपी हुई है जो दिख नहीं रही है, उसे सेव करके रखा हो। जैसा कि रोनाल्डो रेट की कहानी में स्टार्टिंग में हुआ था, तो वो हो सकता है। करेक्ट। आज के टाइम में भी देखो ना, आप जितने भी जो बहुत रिच लोग हैं, आप उनको इंडिविजुअली देख लीजिए, आप मार्क ज़करबर्ग को देख लीजिए, अगर आप उनको बिना बॉडीगार्ड या बिना कार के देखेंगे, सिंपल लुकिंग है। आप बिल गेट्स को देख लीजिए, मुकेश अंबानी को आप देख लीजिए, स्टीव जॉब्स को देख लीजिए, राकेश झुनझुनवाला। हाँ, मतलब ये रिच दिखते ही नहीं है।
नहीं दिखते। ये एक्चुअली वेल्दी है। वो हमको पता है इसलिए हमने माइंड में वाला नहीं बेच, लेकिन अगर वो पर्सन ऐसे नॉर्मली हमको कहीं पर दिखे और हमको पता नहीं है मुकेश अंबानी है, कोई नहीं कह सकेगा। कोई नहीं कह नहीं सकता कह कि सकेगा। इतना पैसा इनके हाँ। पास है। और आई थिंक ये इन लोगों ने ना ये चीज मेंटेन की है कि यार कि रिच दिखना नहीं है, करेक्ट। ठीक है, होना जरूरी है, होना जरूरी है, दिखाना होना जरूरी नहीं है, जरूरी है। क्योंकि अगर आपने दिखाने पर फोकस किया तो आप पैसा तो आपसे चला ही जाएगा। चला ही जाएगा। और इस किताब में मैंने आई थिंक मुझे सही याद आ रहा है तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि फास्टेस्ट वे आप हो सकते हो, जो सबसे तेज तरीका क्या है उसका, आप किसी और को दिखाने के लिए खर्चा करना। अगर बहुत सही बात है। बहुत दूसरों को शो ऑफ करने के लिए आप अगर खर्चा करते हो आप, तो ये सबसे तेज तरीका आपके गरीब होने का। तो अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो सर की इस एडवाइस पर गौर कीजिए और इसे आज ही अप्लाई कीजिए। ग्रेट। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, हाँ हाँ। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग आप अपनी खुद करते हो या यू हैव अ पर्सन जो आपको गाइड करता है बीच बीच में? पहले तो देखिए पता नहीं था तो मैंने पूछा था लोगों से। हाँ। और तब भी पूछा, मैंने आज भी पूछता हूँ मैं, क्योंकि पूछने में कुछ भी बुराई नहीं है, खास करके उन लोगों से जो कि हमसे काफ़ी बड़े हैं, एज वाइज भी, एक्सपीरियंस वाइज भी, नॉलेज वाइज भी, तो उनसे पूछने में कोई बुराई नहीं है। तो उनसे पूछता तो मैं आज भी हूँ। ओके। तो आपको, अगर आप इनिशियल बेस पर हो तो ऑब्वियसली आपको गाइडेंस लेना ही चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन किसी मेंटोर्स ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, आपके आसपास भी हर जगह कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आज की डेट में तो हर जगह हो गए हैं, अब काफ़ी लोग अवेयर है इस बारे में। तो आप प्लानिंग जो आपको गाइडेंस के साथ ही करनी चाहिए। ओके, लेकिन प्लानिंग अगर कोई पर्सन आज हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, हाँ हाँ, और वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करना चाहता है, बिगनर के लिए क्या 1-2-3 एडवाइस होंगी जो उन्हें जरूर करना चाहिए? बिगनर के लिए देखिए, पहले तो ये कि आप ना अपना जो वर्क है उसमें पैसा कमाओ, पैसा होगा तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो लालच में आकर के पूरा स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली मत आओ। पहले अपना जो काम है ना उसको थोड़ा स्टेबल करो, उसमें अच्छा पैसा कमाओ। फिर आपको लगता है कि ना मेरे पास पैसा बच रहा है अच्छा खासा, खर्च मेरी लाइफस्टाइल करने के बाद भी, तो उसको आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो बेस्ट डिसीजन है आपका इन्वेस्ट करने का, वो बेस्ट टाइम इन्वेस्ट करने का। फिर वहां पर आप स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड पर लगा दो आंख बंद करके, अगर गाइडेंस वगैरह नहीं लेना है, टाइम अगर लो टाइम लग रहा है उसमें, तो आप इंडेक्स फंड में आंख बंद करके लगा दो। किसी भी इंडेक्स फंड में आप एक दो अच्छे सेलेक्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग और उसमें लगा दो। वो निफ्टी 50 का हो सकता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का हो सकता है, निफ्टी 100 हो सकता है, मिड कैप का हो सकता है, अगर आप चाहो तो इंडेक्स फंड, तो उसमें आप लगा दो, मतलब रिलायबल कंपनी में लगा दो। हाँ, ताकि वो मेंटल आपका वो भी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। करेक्ट है ना। और आप ये सोच के लगाओ कि हिंदुस्तान की जो टॉप ये कंपनीज है भाई, इनका पार्टनर बनने वाला हूं मैं। ये ना स्टॉक मार्केट में हम ये सोच ही नहीं पाते हैं, लेकिन अगर मैं आपको खड़ा कर दूं, मुकेश अंबानी को यहाँ पर खड़ा कर दूं और आपको कहता हूँ कि क्या आप इनके साथ काम करोगे, इनके साथ पार्टनरशिप में रहोगे, भाई क्या बात कर रहा है, सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगा। तो भाई यही तो वहाँ पे हो रहा है, तो रिलायंस में पैसा लगा रहा है तो सेम चीज तो हो रही है। सही बात। टाटा जी, अंबानी दोनों, अडानी जी, तीनों को खड़ा कर दूं, क्या तो इन तीनों का पार्टनर बनना चाहेगा? हाँ बिल्कुल बनना चाहेंगे भाई। तो वही तो हो रहा है वहां पर भी स्टॉक मार्केट में, उन तीनों की कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। तो लोग ये नहीं सोच पाते थोड़ा। एक्चुअली ना मुझे लगता है कि ये ना आई थिंक ये सिर्फ फर्क है दीपक अबाउट ये नजरिए का फर्क है ना। लोग उसको देख नहीं पाते, बट अल्टीमेटली अगर आप एक शेयर भी किसी कंपनी का खरीद रहे हो तो आप पार्टनर हो उसके। वाओ, अमेजिंग। तो पैसे के बारे में तो आपको बहुत नॉलेज है, और बहुत तो नहीं पर जितना है शेयर कर रहा हूँ। अमेजिंग। नहीं काफी है, क्योंकि लोगों को शायद इतनी भी नहीं है। और बहुत सारे लोग जो मैं हमेशा महसूस भी करता हूँ कि बहुत सारे लोग किताब नहीं पढ़ते, और तभी कारण है कि शायद जब हम या आप बुक समरीज डालते हैं तो लोग देखना उसे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों के पास शायद इतना वक्त नहीं है। तो आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के जरिए भी बहुत सारे लोग बहुत बारीक चीज़ें जानेंगे, जिसके जरिए किताबों की डिटेल्स उनको समझ में आएगी। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ, देखो किताबें तो एक सोर्स डेफिनेटली हो सकती है जिससे आपने सब कुछ सीखा अबाउट मनी एंड फाइनेंसेस, तो और क्या सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप सीखना पसंद करते हो पैसे के बारे में? ऑलमोस्ट सारे सोर्स से मैं नॉलेज तो लेता हूँ देखिए, और मैंने यूट्यूब वीडियो सभी के कई यूट्यूबर्स के देखे थे, काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल गाइडेंस भी लिया था, पर जब तक कोई चीज़ खुद पे बीतती है ना समझ में आती नहीं है। मैंने उन्होंने कहा कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करना चाहिए, वैसे सारी चीज़ समझ ली थी, लेकिन फिर भी देखिए मैंने भी बहुत उथल पुथल की है। स्टार्टिंग में जो स्टॉक का बोलते ना, मेरे को भी चढ़ा था कि स्टॉक लिया, यहाँ बेचा, फिर यहाँ पे, और इसे करने में मैंने उसमें भी लॉस खाया है। स्टॉक में भी हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का लॉस मैंने वहाँ पर भी खाया है। क्रिप्टो का मैंने आपको बताया वहाँ पर भी, तो मैंने भी बहुत गड़बड़ियाँ की है, बहुत मिस्टेक्स की है, उसके बाद ये सारी चीज़ें थोड़ी मेरे अंदर आई है। तो ये चीज़ें हो सकती है शायद आपके साथ भी हो। आप भी अगर ऐसा करके सीखना चाहते हो सीख लेना, पर कम के साथ करो जिसमें आपको फर्क ना पड़े। हाँ, और जब खुद के साथ बीतेगी ना वो चीज़, तो वो आपके साथ ज़्यादा टाइम तक टिकेगी लर्निंग। बाकी बुक्स पढ़कर काफ़ी नॉलेज हो सकता है आपको, यूट्यूबर्स की वीडियोस देखकर हो सकता है, लेकिन खुद के साथ होगी तो फिर थोड़ा ज़्यादा आपके साथ वो टिकेगी चीज़। तो मैं ऐसी क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम दिस बुक, ये तो आपकी फेवरेट है, मनी के ऊपर कौन कौन सी किताब है जो आपको बहुत पसंद है, या फाइनेंसेस के ऊपर? फाइनेंस के ऊपर बुक्स
ऑब्वियसली ये बुक तो है ही सही, एक रिच डैड पुअर डैड बुक है, ओके एक मिलेनियर फास्ट लेन बुक है। ओ, सच हाँ। को मैंने पढ़ी नहीं है, पढ़ूंगा मैं, लेकिन मैं सबको पहले से रिकमेंड भी कर देता हूँ। वो काफ़ी हम्म। अच्छी बुक है, मैंने सुना है हम्म, और कुछ ओवरव्यू वगैरह देखा है मैंने। अच्छा तो मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़िएगा मेरे साथ। ग्रेट। तो वो ये कुछ बुक्स है। इसके अलावा आप भी बता दीजिए 2-3 बुक्स। ये तीनों किताबें बहुत अच्छी बताई हैं आपने, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी है, रिच डैड पुअर हाँ। है, फास्ट लेन। एक रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन भी अच्छी है ना? करेक्ट हाँ। करेक्ट, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बहुत ही अमेजिंग किताब है। मतलब ये बहुत ही पुरानी किताब है। क्लासन, आई थिंक आर क्लासन ने लिखी है इस किताब को। इसमें इसका एक बेसिक फंडामेंटल है जो आपने भी बात की अबाउट सेविंग। ठीक है, इसमें बोला जाता है कि आप वट आपकी आज, चाहे आप 1,000 रुपये कमा रहे हो, चाहे आप 1 लाख या 1 करोड़, आपका टारगेट मिनिमम होना चाहिए कि उसकी 10% पैसा मैं बचाऊं, सेविंग में लगाऊं, और सेव करके उसमें उसका जो पोर्शन वहां से पैसा मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू करूं। ओके। तो क्योंकि ना क्या होता है, मतलब बहुत अच्छे से बताया गया है इस किताब में, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं बोल देता हूँ, बता जरूर देता जरूर हूँ। बताइए। तो कि बहुत अच्छे से इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि यार लोगों को लगता है कि यार मैं तो 5,000 ही कमा रहा हूँ या 10,000 ही कमा रहा हूँ, तो मैं 10% कैसे बचा लूँ, मैं 1 लाख कमाऊंगा तो 10% बचाऊंगा। तो उसमें लिखा गया है कि अगर आप आज 10,000 में से 1,000 रुपये नहीं बचा पा रहे हो ना, तो आप 1 लाख से भी 10,000 कभी नहीं निकालोगे। करेक्ट। कभी नहीं कभी होगा। नहीं हो पाएगा। और अगर आपने ये हैबिट बिल्ड कर ली, तो आई थिंक आप वो जो वेल्थ क्रिएशन के रास्ते में आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हो, बहुत जल्दी। चाहे आप 100 रुपए कमा रहे हो। पैसे बचाना नहीं, पैसे बचाने की आदत डालनी है स्टार्टिंग में, आदत डलवाने के लिए कहा जाता है। करेक्ट। ना देखो ना क्यों बड़े बड़े अरबपति करोड़पति रोड पर आते हैं, जमीन के अंदर धंस जाते हैं, जमीन पर भी नहीं आते हैं, जमीन के अंदर धंस जाते हैं। हाँ करेक्ट। इसमें एक और किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, आई विल टीच यू टू बी रिच। ओके। ठीक है, ये बड़ी अच्छी किताब है। इसमें ना बहुत सारे डेट्स को, क्रेडिट कार्ड्स को, लोन्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई भी पर्सन जो फाइनेंशियली बहुत डाउन है और वो बहुत सारे लोन्स, जैसे जो एक नॉर्मल एक इंसान की आदत होती है जो जब जॉब में होते हैं, लोन पे लोन हम बैक टू बैक लेते रहते हैं, चाहे वो घर का लोन हो, गाड़ी हो, चाहे फ़ोन लेना हो लोन पे, हर चीज़ लोन पे चलती है। हाँ। तो बहुत अच्छे से बताया गया कि यार कौन से गुड लोन है, कौन से बैड लोन है, और अगर आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो बहुत अच्छी किताब है, श्योर सर, जरूर पढ़ूंगा। आई विल टीच यू जरूर टू बी पढ़ूंगा रिच। सर मैं। ग्रेट। सारी बुक्स का आप डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दीजिएगा, हाँ हाँ ताकि हाँ, मुझे भी याद रहे और ऑडियंस को लिए भी सही रहे। डन डन डन, परफेक्ट। ऐसे कोई क्रिएटर हैं जो फाइनेंस क्रिएटर हैं जिनका आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगता है और आप कहते हो, कभी कभी आप उनकी वीडियोस देखना पसंद करते हो फाइनेंशियल एडवाइसेस के लिए? फाइनेंशियल एडवाइसेस के लिए वो फाइनेंस क्रिएटर तो नहीं है, लेकिन उनके जितने वीडियो मैंने देखे 2-3 वीडियोस भी, वो सारे बहुत सिंपल, बेसिक और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले वीडियोस उनके रहे हैं। और संदीप माहेश्वरी सर के, उनका एक वीडियो है पैसे से पैसा कैसे कमाएं। उसने उन्होंने म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और स्टॉक वगैरह, ये सारी डाउनफॉल कैसे सारी चीज़ कवर की 25 मिनट में, बहुत सिंपल वे में। और वो वीडियो बेस्ट लगा मुझे, बहुत हेल्प की उसने। ग्रेट। उसके अलावा भी काफ़ी सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है। प्रांजल कामरा बहुत बढ़िया लगता है मुझे। हाँ, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो। करेक्ट। अनंत लड्डा सर का जो संदीप सर के साथ में सेशन था, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी एडवाइस दी है, बहुत सिंपल, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ग्रेट। बाकी हर क्रिएटर से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीखते रहते हैं। अच्छा, कि इस क्रिएटर की ये एडवाइस अच्छी लगी, ये ले ली, किसी की ये अच्छी ले ली, किसी की ये लगी तो ये ले ली, इस टाइप से। अमेजिंग, वेरी गुड। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसे बहुत सारे लोग, हम हमेशा यही बोलते हैं कि विदाउट नॉलेज आप एकदम ना कूद मत पड़ो, सीखो पहले से। तो ऐसे कौन कौन से फाइनेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसको लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर दे गेट इनटू इट? ये अपने आप में ना बहुत बड़ा समंदर कह सकते हैं। अगर जो कोई इंसान नया है ना, उसके लिए समंदर हो सकता है। हाँ। तो थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन सीखिए तो सब कुछ फाइनेंस की दुनिया में। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ नहीं सीखी, तो हो सकता है फ्यूचर में कोई और इंसान आ करके अपने फायदे के लिए आपको उस चीज़ में फंसा ले, अगर आपको नॉलेज ना हो तो। किसी चीज़ में जाना या ना जाना वो आपकी चॉइस है। हो सकता है कि कोई चीज़ नेगेटिव है, लेकिन अगर हम उसके बारे में सीख ले तो हम उसमें फंसेंगे नहीं, इसलिए भी सीखना होता है कई चीज़ें। या फिर कोई दूसरा इंसान आकर के आपको उसमें फंसा ना दे, इसलिए भी सीखना होता है। तो सीखना तो हमें ऑलमोस्ट सब है, वो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, हर तरह के इंश्योरेंस हो गए। उसके अलावा फिर इंडेक्स फंड हो गए। इंडेक्स फंड में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, निफ्टी का। इसके अलावा बैंक्स के कुछ इंडेक्स फंड होते हैं, मिड कैप का, स्मॉल कैप का। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक में कैसे करते हैं, अलग अलग ब्रोकर्स कौन कौन से, बहुत चीज़ें होती है। और एकदम से ये सब सुनोगे ना तो हो सकता है कि दिमाग फट जाए और आप इसमें आओ ही ना कभी उसके बाद। तो देखिए, मेरे को ना 2 साल 2.5 साल लग गए सब समझने में होता क्या है, काम कैसे करती है ये चीज़ें। बहुत टाइम देने के बाद भी 2-3 साल लग जाते हैं, तो लगेंगे टाइम, लेकिन आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो धीरे धीरे सीखिए, लेकिन सीखना तो ये सारी चीज़ चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला। ये आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं एक और चीज़ जस्ट ऐड कर रहा हूँ इसमें। जी सर। क्योंकि ना मैंने देखा कि मैं फंसा हूँ उस चीज़ में बहुत ज़्यादा। जब आई वाज इन जॉब, तो मैं एक बहुत बड़े जाल में फंसा था, वो था क्रेडिट कार्ड। हाँ। ओके। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब मेरे पास आई थिंक 7 या 8 क्रेडिट कार्ड थे और ज़्यादातर मैक्स आउट होते थे। मतलब वो
बिना सोचे समझे उसकी जो बाइंग की Correct, आदत पड़ गई correct. थी ना वो। तो आई थिंक क्रेडिट कार्ड को समझना भी जरूरी है हाँ, कि क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या हैं, क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या हैं। नुकसान क्या है? उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हम बाहर से जब शॉपिंग करते हैं तो बहुत सारी ईएमआईज में कन्वर्ट करा लेते हैं, या हम बहुत सारे पर्सनल लोन्स उठा लेते हैं। तो लोन्स को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये एक ऐसे सॉफ्ट रट हैं या ऐसी सॉफ्ट दलदल हैं जहाँ कोई भी आसानी से घुस जाता है और फिर निकलना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो बहुत जाता है। मुश्किल होता है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, अगर आप भी उनमें से एक हैं जो मेरी तरह गलती कर चुके हैं, जो किसी ना किसी तरह के लोन में फंसे हुए हैं और उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। तो क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी एक वक्त ऐसा था, आई थिंक 45 से 50 लाख के आसपास आई थिंक अमाउंट था ना, तो हम वो समझ ही नहीं आ रहा था और वो रोटेट हो रहा है। एक कार्ड से पैसा लिया, दूसरे में पे किया, वो रोटेशन चल रहा है, और वो जॉब में ऐसी हैबिट बन गई थी और थॉट प्रोसेस ये बन गया था, जो हम साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि यार ऐसे ही होता है। बट बाद में समझ में आया नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। जो लोग समझदार हैं वो ऐसे नहीं कर रहे हैं। करेक्ट सर, आपने बहुत सही बताया इस बारे में, है मैंने ना? जो चीज़ मिस कर दी थी। हाँ, एंड ये चीज़ें क्रेडिट कार्ड में बहुत लोग फंस जाते हैं। उसके हाँ। पॉजिटिव यूज़ भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हम नेगेटिव में फंसते हैं। पॉजिटिव यूज़ तो बहुत कम लोग ही करते हैं इसका। करेक्ट करेक्ट। और जिसको पता है ना इन दोनों के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो दोनों में ही नेगलेक्ट करते हैं, लेना ही नहीं हमको तो। जैसे मैं आज सोचता हूँ, सच में बता रहा हूँ, मैं आज सोचता हूँ कि क्रेडिट कार्ड नहीं लेना। हालांकि मैंने वीडियोस देखे हैं ऐसे कि आप क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, रिवॉर्ड पॉइंट्स कर सकते हो, बहुत प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन मेरे को अब वो लग गया कि नहीं भाई, मुझे वो उस गेम में खेलना ही नहीं है जहाँ पर थोड़ा भी रिस्क है। मैं अगर सेफ प्ले कर सकता हूँ तो मैं वो करूँगा। रादर मैं इन्वेस्ट माई मनी एट डिफरेंट प्लेसेस, तो उस चीज़ पर रिस्क लूँगा। मैं क्रेडिट कार्ड का रिस्क या लोन का रिस्क मैं नहीं लेता हूँ। ग्रेट यार, फैंटास्टिक। तो सो फार मतलब मेरे लिए तो ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है कि आपने मुझे पूरी की पूरी किताब रिवाइज करवा दी है। मेरी भी रिवाइज हो गई। ग्रेट। लेकिन मुझे सच में आपकी एनर्जी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सर। ठीक है, द काइंड ऑफ, और बहुत कुछ है सीखने के लिए। आई एम श्योर मैं अभी नहीं इसके सर, बाद आपसे सीखने को है। मैं तो अभी लास्ट में ये एडवाइस मांगूंगा अपने लिए, ऑडियंस के लिए भी, कि आप मुझे क्या देंगे और एडवाइस जो मैं और कर सकता हूँ तो और आगे अच्छा हो मेरे लिए। अरे आई थिंक मेरे पास आप सब जानते हो शायद ऑलरेडी, बट फिर भी व्हाटएवर आई नो आई विल कीप शेयरिंग दैट। तो अभी हम बात करते हैं रैपिड फायर की। ओके, ठीक है, और जिसमें मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा तो आप उसके लिए क्विक आंसर भी दे सकते हो। अगर आप उसको एक्सप्लेन भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, इफ एट ऑल यू वांट टू। ओके सर। ठीक है, तो आप क्या चीज प्रेफर करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना या रियल एस्टेट? स्टॉक मार्केट, अभी स्टॉक मार्केट में, बाद में रियल एस्टेट भी होगा। फैंटास्टिक, ओके। सेविंग या इन्वेस्टिंग? पहले सेविंग फिर इन्वेस्टिंग। आपकी फेवरेट फाइनेंशियल बुक? एक साइकोलॉजी ऑफ मनी, अमेजिंग। बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस? कमाई ज़्यादा करो, खर्चे कम करो। ओके। बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक? ऐसी कोई की नहीं अभी तक। ग्रेट, ये लकी। ठीक है, छोटी छोटी की है, बड़ी नहीं की है। बड़ी नहीं है। इमरजेंसी फंड बिल्ड करना या लोन का रीपेमेंट करना? इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड, फैंटास्टिक। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म। पैसिव या एक्टिव इनकम? बोथ। ओके। कैश या क्रेडिट? मींस कैश में चीजें खरीदना हाँ। पसंद है या क्रेडिट लोन पर खरीदना पसंद है आपको? बहुत महंगी हो तो फिर वो लोन पर अच्छा, ओके। बेटर है। इंडेक्स फंड या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स? दोनों एक ही में तो आ गए वो। इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड्स? इंडेक्स फंड या अदर म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड्स। अदर म्यूचुअल फंड्स। अदर म्यूचुअल फंड। मैं अपने लिए बता रहा हूँ, इसका ये नहीं कि आप ये एडवाइस ले लें। अच्छा, ओके। यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और इवनिंग पर्सन? मॉर्निंग पर्सन, ओके। आपको बुक्स पढ़नी ज्यादा पसंद है या पॉडकास्ट देखने ज्यादा पसंद है? पसंद तो बुक्स ही है मेरे को। ओके, ग्रेट। आपको जो स्ट्रेटजी है कि घर रेंट पर लेना चाहिए या घर खरीदना चाहिए, इसमें आपका क्या कहना है? खरीद लो पहले अपना एक। मैं भी ये बोलता हूँ। बहुत ज्ञान बढ़ रहा है इंटरनेट पर, लोग बहुत कुछ बोलते हैं। कि इतने का आप घर बना रहे हैं, इससे अच्छा है कि इतने का रेंट ले लो, बाकी वो इन्वेस्ट कर दो, उस पर इतना मिलता रहेगा, फिर उससे आप 30 साल बाद इतने घर खरीद सकते हो। 30 साल बाद जग मराएंगे उस घर में। नहीं, बट मुझे लगता है कि ना, आई थिंक घर इज मोर टू डू विद इमोशंस। हाँ वही, ठीक है, वो आपको खासकर हम इंडियंस के लिए। करेक्ट, तो इसलिए वो ले लो, और ताकि टेंशन खत्म हो और आप अपने काम में मेहनत कर सको। वही भले छोटा बनाओ, हाँ। कोई ज्यादा महंगा नहीं बनाओ, पर अपना बनाओ। फैंटास्टिक। तो आपने 16 की उम्र में काम करना स्टार्ट किया और अभी आप 21 साल के हो जी। ठीक है, तो आपके माइंड में थॉट आता है कि मेरे को अर्ली रिटायरमेंट होना है?
पहले आता था, मतलब ये कहें कि आज से 6-7 महीने पहले यूट्यूबर्स के वीडियो देखिए कि 30 की उम्र में रिटायर कैसे हो, 35 की उम्र में कैसे हो, 40 के लिए रिटायर होना है आपको, तो आपको इतने पैसे चाहिएंगे, इतना करना पड़ेगा, यहाँ डालना पड़ेगा, वहाँ पहले था ये थॉट्स। हाँ। तो अब थे कि हाँ फाइनेंशियली तो जितना जल्दी हो सके तो 25-26 में ही फाइनेंशियली तो रिटायर होना है। उसके बाद काम तो जिंदगी भर करना ही है। ओके। अगर नरेंद्र मोदी जी, अमिताभ बच्चन जी, वॉरेन बफेट साहब ये से हो गए, या फिर बिल गेट्स हो गए, ये अगर सोच लेते कि मुझे 30 की उम्र में रिटायर होना है, 40 में रिटायर होना है, तो क्या होता? सही बात है। कहाँ कौन होता हमारे देश का पीएम वगैरह? करेक्ट है। कहाँ होते बिल गेट्स वगैरह? ये सब तो ये सब सोच गलत है कि हम जल्दी रिटायर हों। रिटायर तो कभी होना ही नहीं है, काम तो हमेशा करना है आपको जितना आप कर सकते हो। फाइनेंशियली आप रिटायर हो जाओ जल्दी, जितना जल्दी हो सके। आप तो अपने लिए गोल बनाओ कि ये बस 7 से 8 साल बस, पैसों के लिए इससे ज़्यादा काम करूंगा ही नहीं मैं किसी भी हालत में। अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी गुड, वेरी वेल सेड, फैंटास्टिक। सो आपकी जो सेविंग्स होती हैं या इन्वेस्टमेंट होती हैं, आप मैन्युअली करते हो या ऑटोमेटेड है सब? पहले ऑटोमेटेड थी, फिर अभी 5-6 महीने पहले मैंने मैन्युअली किया सब कुछ। अच्छा, ओके। अब पहले मैं SIP करता था जो ऑटोमेटिक होती है, अब मैं SIP नहीं करता। अब मैं सही टाइम आने पर लमसम करता हूँ। अच्छा, जी। ओके, वेरी गुड सर। जैसे अभी 4 जून को मार्केट डाउन गया था। हाँ। अब बजट है तो पता नहीं कल ही है ना कि आने वाला है, हाँ, हाँ, तो हाँ। उसके लिए वेट कर रहे हैं। उसके अलावा फिर बीच में थोड़ा और 3-4-5% डाउन जाता है, तब मैं अच्छा, तब हाँ, कर देते तब मैं अपनी SIP अपने एंड से डालता हूँ फिर। फैंटास्टिक। जी। अच्छा, ओके, गुड। तो आपको ट्रैवल करना पसंद है या ट्रैवल के पैसे को बचाना? ट्रेवल में काम से ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, हाँ, ओके। बाकी ट्रेवल पसंद भी है, लेकिन मैंने इतना किया नहीं है। हम्म। पर काम के अगर काम है हमारा, अब ट्रेवल कर रहे हैं, मान लो या मैं कितना 20,000 रुपये लगा करके ट्रेवल कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ मैं ट्रेवल कर रहा हूँ वहाँ से मुझे 1 लाख आने वाले भी तो हैं। तो पैसे बचा कर क्या करूँगा? पैसे आने वाले हैं, इसलिए ट्रेवल कर रहा हूँ। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, ओके। तो जैसे मैंने सवाल पहले भी पूछा था, आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग आप खुद ही करते हैं, हायर नहीं किया हुआ आपने कुछ प्रोफेशनल? इससे कोई प्रोफेशनल हायर नहीं किया, लेकिन हाँ, कुछ है मेरे काफ़ी अच्छे मित्र वगैरह, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं इस बारे में। फैंटास्टिक। तो इमरजेंसी फंड 3 महीने का होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए या 12 महीने का होना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में गए हैं। अगर हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में अभी है वो, उसको अगर कहें कि इमरजेंसी फंड बिल्ड कर, तो वो नहीं कर पाएगा। अगर आपकी इनकम थोड़ी ज़्यादा है, मतलब अच्छी स्टेबल है, तो फिर आपको तो एटलीस्ट 6 महीने और उससे ज़्यादा का ही रखना चाहिए। रखना चाहिए। हाँ। फैंटास्टिक, ओके। तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना सही है या खुद में एजुकेशन पर, फाइनेंशियल एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है? पहले तो बिजनेस में ज़्यादा सही है। ओके, हाँ, ठीक है। अपने ऊपर भी ज़रूरी है, लेकिन पहले बिजनेस में ज़्यादा सही है, क्योंकि Fantastic. बिजनेस अपने काम में, अपने बिजनेस में जो आपको रिटर्न मिल सकता है, वो शायद कहीं नहीं मिल सकता। फैंटास्टिक, ओके। मेरी पहली इनकम आई थी 9 महीने काम करने के बाद यूट्यूब पर, और मेरी पहली इनकम आई थी 10,000 रुपये। 2 ही दिन बाद मैंने उससे अपने काम में इन्वेस्ट करके अपना एक अच्छा फ़ोन ले लिया, जिससे मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूँ। तो उससे और बहुत इनकम आई। फैंटास्टिक, वेरी उतना रिटर्न कौन दे सकता था मुझे? सही। तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आप काम कर रहे हैं या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए? दोनों के लिए होता है। दोनों के लिए? हाँ, अ मिक्स ऑफ बोथ। हाँ। ओके, फैंटास्टिक। सो आप मिनिमलिज्म में बिलीव करते हैं या मटेरियलिस्टिक? इसका मतलब क्या है? मतलब कम से कम चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि फ़ोन भी अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, जब तक काम चल रहा है चलाते रहना उन चीज़ों से। अच्छा, चीज़ों को खरीदने पे फोकस नहीं करना चाहता, चीज़ों में जब तक चल रही है तब तक तो चलाता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, ओके। उसके बाद लगता है कि नहीं अब बदल लेना चाहिए, तो अब फिर अपग्रेड करता हूँ फिर उसको। अपग्रेड करता हूँ। हाँ। तो मतलब काइंड ऑफ मिनिमलिज्म ही है। ओके, फैंटास्टिक। सो आपका व्हाट डू यू थिंक अबाउट किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हम्म। क्योंकि वीडियो में चाहे समरी हो या कुछ भी हो, पूरी बुक कोई कवर कर नहीं सकता। और हम बुक को पढ़ें या फिर उसकी समरी सुने, इस टाइप से करें, तो बुक को फील अलग ही होती है उसकी। और अगर मान लो कोई एक पेज है, उसको हम पढ़ रहे हैं, और वही सेम पेज का अगर हम वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, तो कहाँ ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करेंगे? ऑब्वियसली उस पेज को खुद पढ़ने में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो हम अपनी पूरी आत्मा, अपने शरीर की सारी इंद्रियां वहाँ लगा रहे हैं, पूरा फील कर रहे हैं उस मोमेंट को, तो वो हमें ज़्यादा टाइम तक हमारे अंदर तक जाती है वो एडवाइस। और मैं तो ये कहूँगा कि 100 बातें जानने पे फोकस मत करो, एक बात जानो और उसे इंप्लीमेंट करने फोकस करो। और एक बात जान करके आप उसे याद रख पाओगे, फिर उसे इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो उसके लिए फिर हमें बुक पढ़ेंगे ना, तो ज़्यादा टाइम तक हमारे अंदर वो बात रहेगी। अब मेरे अंदर ये सारी बातें कहाँ से याद रह रही? क्योंकि मैंने उस बुक को फील किया है, ज़्यादा देर तक उसमें टाइम स्पेंड किया है। अब एक दिन में बुक नहीं पढ़ी है, वो पूरे 15-20 दिन में पूरी बुक पढ़ी है। इसलिए थोड़ा ज़्यादा उसका नॉलेज का संग्रह अंदर तक है। करेक्ट, करेक्ट। तो जैसे अभी आजकल ना बहुत सारे मीडियम्स है किताबों को पढ़ने के। हाँ, हाँ। लोग फिजिकल बुक से भी पढ़ते हैं, लोग ऑडियो बुक्स भी आ रही हैं, हाँ, हाँ। वीडियो वो बुक्स बुरा भी नहीं है, बुरा किसी को नहीं कहा मैंने, बस मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ। ओके, तो आपको भी लगता है किताबें पढ़ना इज द बेस्ट हाँ, इवन टुडे? आई फील द सेम। और समरी सुनना भी कभी भी अच्छा होता है कि मान लो उस बुक बारे में सुना, बहुत बड़ी है, पढ़ने का हमारा नहीं हो सकता, ना ही हमारी फील्ड से इतना रिलेटेड है, लेकिन हमें जानना है उस बुक बारे में, तो आप वीडियो देखो, समरी सुनो, बेस्ट है। फैंटास्टिक। मैं भी लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि यार मेरे को ना कोई किताब पढ़नी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है किताब के अंदर है क्या, पढूं या नहीं पढूं, तो समरी देखो, अच्छी लगे तो जाकर उसकी बुक खरीदो और उसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। सही है, करेक्ट। फैंटास्टिक, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपके फाइनल थॉट्स क्या हैं
एक ऐसी ऑडियंस को जो किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ती है या किताबों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उनके लिए फाइनल थॉट्स क्या है हमारी ऑडियंस? पढ़ते रहो पढ़ते रहो, सर के वीडियोस देखते रहो, बुक्स के रिगार्डिंग होते हैं तो काफ़ी कमाल के वीडियोस आपके मैंने भी देखे हैं इनफैक्ट। अच्छा, ओके, हाँ, ग्रेट। तो बुक्स पढ़ रहे हो तो एडवाइस क्या देना, पढ़ते रहो भाई। हाँ, एडवाइस यही कि छोड़ो मत फिर इसको, लेकिन हाँ ज़्यादा मत पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो उसको इम्प्लीमेंट भी करो। जितना नहीं तो जितना हो सके उतना इम्प्लीमेंट करो, जितना आप कर सकते हो, कम भी कर सकते हो तो इम्प्लीमेंट तो करो, क्योंकि एट द एंड में फ़र्क तो उसी से आएगा। हम बुक्स की कितनी तारीफ कर लें, तारीफ करने लायक है, लेकिन अगर उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो फिर किस काम की है नहीं। फैंटास्टिक। सो आई थिंक सो फार सो गुड। आई थिंक वे आई थिंक हम लास्ट पार्ट पर आ गए हैं। मैं बस अब ये समझना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई भी ऑडियंस है, जैसे बहुत सारे लोग तो आपको जानते ही है, जो भी वीडियो देख रहा होगा मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे आपको, बट आपको कहाँ कहाँ पर अगर पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो किस किस प्लेटफॉर्म पर आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं लोग, अगर चाहें तो मेल भी कर सकते हैं वो। ठीक है। पर यही कि इंस्टाग्राम पे सिर्फ हाई हेलो लिखना, इस टाइप से करना, अब पूरी जो आप हम तक मैसेज पहुंचाना चाहते हो वो आप लिखिए, तो शायद हम पढ़कर डायरेक्टली आपसे तुरंत कनेक्ट करें। क्योंकि कि आपका पर्पस क्या है। ये अक्सर मेरे साथ भी होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले ये लिखते हैं हाय, फिर मैं उसको 10 दिन बाद रिप्लाई करता हूँ हाय, फिर वो 10 दिन बाद रिप्लाई करता है सर मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो बेटर है भाई एक बारी में आप मैसेज पूछो। हाँ, कि आपका क्वेश्चन क्या है, अगर हो सके तो हम उस हिसाब से रिप्लाई करें। अब हमारी मेंटेलिटी लोगों ने इतना परेशान कर दिया, तो मेंटेलिटी क्या हो गई, यार नहीं इनका नहीं करना, इनका नहीं करना, कोई बहुत खास होगा तो उससे करते हैं, इनका नहीं करना। ये मेंटेलिटी बना दी लोगों ने, कई सारे ने। अगर आपका जो क्वेश्चन है आप तुरंत लिखिए, अगर हमें लगता है कि आप तुरंत रिप्लाई दे सकते हो तो तुरंत आपको रिप्लाई आ भी जाता है ज़्यादातर केसेस में। यस, करेक्ट। तो फैंटास्टिक यार दीपक, मुझे सच में बहुत मजा आया आपसे मुझे भी मिलके। सर। और मैं जो आपकी वीडियो में जो एनर्जी मैं महसूस करता हूँ, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और यही कारण है कि आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। थैंक यू सर। तो गाइज मैं आपसे भी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कहीं भी लग रहा है ना कि मेरी ज़िंदगी में मोटिवेशन की कमी है, एनर्जी कम हो गई है, मैं थक गया हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरे को लाइफ में क्या करना है, तो आप फटाफट से जाना और दीपक के जो दो यूट्यूब चैनल हैं आप दोनों को फॉलो कर लेना। मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं डाल दूंगा। सबको प्लीज़ फॉलो कर लेना और देखना जो वो कंटेंट बना रहे ना, वो आपको डेली लाइफ में जो डेली मोटिवेशन की जरूरत है, जो आपको हर रोज पुश करने में काम आएगा, वो सारा कंटेंट इनके पास अवेलेबल है और आप बहुत इंजॉय करेंगे। सो आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। आपने कहा कि बहुत एनर्जी मोटिवेशन है, तो ये तो सब गुरु की देन है, संदीप माहेश्वरी सर की। और आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ संदीप सर को। अमेजिंग, सो सब गुरु की देन है। अमेजिंग यार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विश टू बहुत अच्छा लगा मुझे सर। सेम हियर, थैंक यू सो मच।